फर्स्ट ईयर के सिलेबस में चैप्टर 6 हम स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। मेनली इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को इकट्ठा करके रखती है, उनको जोड़ के रखती है। वो एटम्स भी हो सकते हैं और आइंस भी हो सकते हैं। इसको हम प्रॉपर अगर डिफाइन करें तो द फोर्स दैट holds two or more than two atoms are ions to form a large variety of compounds. दो या दो से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं जिनको ये जोड़ कर रखेगी, या फिर ये आइंस भी हो सकते हैं। और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान डेवलप होगी तो कंपाउंड्स बनेंगे। जब इनके मिलेंगे, इनका यूनियन होगा, तो इसके रिजल्ट में कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे। सो मेनली उन कंपाउंड्स को बनाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। कॉजेज क्या हैं? वाई डू एटम फॉर्म बॉन्ड और वाई डू दे पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग? मेनली रीजन जो हैं, डिफरेंट टाइप की रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एटम्स बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मेनली जो उनकी रीजंस हैं वो ये हैं कि एटम्स की कोशिश होती है कि वो अपनी एनर्जी को लो करें। एनर्जी को लो करने के पीछे जो उनका मेन पर्पस होता है, टू गेन स्टेबिलिटी। एटम स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। जब भी एटम्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो अनस्टेबल होते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि वो अपनी एनर्जी को लो करें, रिलीज करें। जिस प्रोसेस के थ्रू भी वो अपनी एनर्जी को लो कर सकते हैं वो लो करें ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करें। तो स्टेबिलिटी गेन करना मेन इनका पर्पस होता है। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को देखें तो सबसे बड़ा जो कॉज होता है केमिकल बॉन्डिंग में, दैट इज टू गेन स्टेबिलिटी। एटम स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 है जिसके अंदर नोबल गैसेज हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। उनके जो एटम्स हैं वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, रेयरली पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें से कुछ हैं, लाइक जीनॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसके कुछ कंपाउंड्स हमें मिले हैं, लाइक ये जैसे स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं, XeF2, XeF4, XeOF2 और XeO3। बहुत कम हैं ये कंपाउंड जीनॉन के जो प्रिपेयर किए जा सके हैं। ज़्यादातर नोबल गैसेस से रिलेटेड यही है कि वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। उनके बॉन्ड ना बनाने की रीज़न ये है कि इनके जो वैलेंस शेल हैं वो कंप्लीट होते हैं, उनको बॉन्डिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए उतने ऑलरेडी इनके पास होते हैं, इसलिए ये किसी भी दूसरे एटम की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते ताकि उनके साथ ये केमिकली बॉन्ड बना सके। इसी वजह से हम कहते हैं कि इनकी जो टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की वो नहीं होती, या दे शो अ लिटिल टेंडेंसी टू रिएक्ट केमिकली। बहुत कम केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। द नोबल गैसेज विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल, जैसे हीलियम है हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो वो 1s2 होती है, जबकि हीलियम के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो वो NS2 एंड NP6 होती है। मीन हीलियम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो बाकी हैं नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इनके वैलेंस शेल को देखा जाए तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। जब उनकी वैलेंस शेल कंप्लीट है तो फिर उनको बॉन्डिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इसलिए दे शो लिटिल टेंडेंसी टू रिएक्ट केमिकली। वो केमिकली बहुत कम रिएक्ट करते हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ और नए कंपाउंड्स बनाते हैं या नए वो बॉन्ड्स बनाते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब नोबल गैसेस के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस की तरह से कर लें, या नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करते हैं ये। अब किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 7 हैं। उनकी कोशिश है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, तो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो गेन कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी नोबल गैसेस जैसी हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो शेयरिंग कर लेते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वैसा कर लेते हैं जैसा कि नोबल गैसेस की है। तो बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कर लेते हैं ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। नोबल गैसेस स्टेबल होती है ना, बिल्कुल रिएक्शन शो नहीं करती क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।
तो यहाँ बाकी एटम्स की भी यही कोशिश है कि वो क्या करें, वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लें ताकि उनको ज़रूरत ही ना पड़े किसी जगह पे बॉन्डिंग करने की, या फिर उनको स्टेबिलिटी गेन कर लें, अपने वैलेंस जो शेल हैं उनको ये कंप्लीट कर लें। जैसे अब ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामने नज़र आ रही है, इसका एक ही वैलेंस शेल है, एक ही शेल है नॉर्मली इसके पास, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। उसके बाद नियॉन को देखें तो नियॉन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। देन फिर आगे इसका 2p ऑर्बिट स्टार्ट हो जाता है, तो उसके पास 2px में तो एक हो गया, 2py के अंदर इसका हो गया, और 2pz है देन इसके पास भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। नियॉन की जिस तरह से हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी इसके फर्स्ट 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका जो 2p ऑर्बिट है इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2pz के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका ये जो सेकंड शेल है, असल में ये पूरा का पूरा एल शेल है ना, 2s एंड 2p को मिला के, तो इसके अंदर अगर हम एज अ होल काउंट करें तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इसका कंप्लीटली, ये हमारे पास पूरा का पूरा वैलेंस शेल है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। तो जो नियर एलिमेंट्स हैं, जो नियॉन के करीब एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो जाए। वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी करने के लिए क्या करते हैं, कुछ लूज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, कुछ गेन कर लेते हैं, और कुछ होते हैं वो शेयरिंग कर लेते हैं। सिर्फ नियॉन जैसा ही नहीं करना चाहते, आर्गॉन के करीब जो एलिमेंट्स हैं उनकी कोशिश होती है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन जैसी हो जाए। जो ज़ीनॉन के करीब है वो ज़ीनॉन जैसी कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की, और जो क्रिप्टॉन के करीब है उनकी कोशिश होती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन की तरह से हो जाए। मेनली यहाँ से जो चीज़ कंक्लूड होती है वो ये है कि एटम्स बॉन्डिंग में इस वजह से पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस जैसी हो जाए, क्योंकि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शो करती है कि ये एलिमेंट स्टेबल है, इनके पास कम एनर्जी है, लोअर एनर्जी स्टेट के ऊपर है। जब ये लोअर एनर्जी स्टेट के ऊपर है तो फिर ये ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी गेन करना सबसे ज़्यादा बड़ी रीज़न है, सबसे बड़ी कॉज है एटम्स की बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने की। इस वजह से ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एनर्जेटिक्स और बॉन्ड फॉर्मेशन। जब एटम्स बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो एनर्जी के क्या चेंजेस आते हैं। नॉर्मली होता है कि जब एटम्स एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं तो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन शो करते हैं। जब ये अट्रैक्शन शो करते हैं तो इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। लाइक अगर इस फिगर से हम देखें तो ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो दोनों एक दूसरे से काफी दूर मौजूद हैं। यूं ही ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे की तरफ आना शुरू करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू करेंगे, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, की कर्व है, ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगी, ये डाउन स्ट्रीम पे जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होना शुरू हो गई है। जितना ये एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, स्टार्ट में जितनी इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएगी तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की कर्व नीचे जा रही है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है या फिर डिक्रीज होना शुरू हो गई है। एक खास डिस्टेंस पे ऐसा होगा कि जब एटम एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ फोर्स ऑफ रिपल्जन भी तो होना शुरू हो जाएगी ना। जब वो ज्यादा एक दूसरे के करीब आएंगे तो अट्रैक्शन के साथ साथ दूसरी फोर्स भी स्टार्ट हो जाएगी जो कि फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, वो उनको अपार्ट करेगी, फोर्स अपार्ट होगी कि जितना ज्यादा करीब आने की कोशिश करेंगे रिपल्जन की वजह से ये दूर हटना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा, एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है।
पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि एटम स्टेबिलिटी गेन करना शुरू हो जाते हैं। जब इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन डेवलप होती है तो अगेन जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। जब ये फोर्स ऑफ रिपल्जन ज्यादा होगी उसकी वजह से जो कर्व है पोटेंशियल एनर्जी की वो राइज करना शुरू हो जाएगी। ये देखें जब ये करीब आना शुरू हुए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की कर्व ने नीचे आना शुरू कर दिया। ये शो हो रही है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन जब फोर्स ऑफ रिपल्जन अगर ज्यादा हो गई तो फिर क्या होगा, फिर ये कर्व ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अब होता ये है कि दोनों फोर्सेस साथ साथ चल रही होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, फोर्स ऑफ रिपल्जन भी होती है। एक ऐसा डिस्टेंस आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है अप्रोच करते हुए एक दूसरे के करीब आते हुए, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्जन को डोमिनेट कर लेती है। उस पॉइंट के ऊपर उन दोनों एटम्स के दरमियान, उन दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं कि ये उनकी बॉन्ड लेंथ है। अगर वो डिस्टेंस जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों एटम्स के दरमियान है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन को डोमिनेट कर ले तो इन दोनों एटम्स के दरमियान उस पॉइंट के ऊपर बॉन्ड बन जाता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, ऐसी फोर्स डेवलप हो जाती है जो उनको हमेशा साथ साथ रखेगी। अब उस फोर्स को हम कहते हैं कि वो केमिकल बॉन्ड है। तो उस लेंथ को जो दोनों के दरमियान फासला है उस डिस्टेंस को हम फिर क्या कहेंगे, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे कि उनकी बॉन्ड लेंथ है। और उस पॉइंट पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। आई एम रिपीटिंग इट। जब एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ फोर्स ऑफ रिपल्जन भी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो रिपल्जन भी होगी। एक दूसरे को अप्रोच करते हुए अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो गई तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की कर्व ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई तो दोनों के दरमियान कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर एक ऐसा पॉइंट अचीव हो गया जिसपे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गई, डोमिनेट कर लिया अट्रैक्टिव फोर्स ने रिपल्सिव फोर्स को, तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे इन दोनों एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी, एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी, उसको हम कहेंगे कि वो केमिकल बॉन्ड है। अब जिस पॉइंट के ऊपर, जिस डिस्टेंस के ऊपर इनके दरमियान वो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुई है जो इन दोनों को इकट्ठा रखेगी, उस बॉन्ड उस लेंथ को, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं कि वो उनकी बॉन्ड लेंथ है। और उस टाइम पे उस पॉइंट पे जितनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी दैट विल बी कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ये दोनों एटम्स आपके सामने हैं, अब दोनों हाइड्रोजन एटम से जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं स्टार्ट में इनकी पोटेंशियल एनर्जी डाउन होती है, और अगर साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं तो अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर गई तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन तो नहीं हो सकेगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 75.4 पिकोमीटर का रह जाता है, थोड़ा सा डिस्टेंस रह जाता है। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ क्या सिचुएशन होती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन दी हाइड्रोजन एटम, हम ये कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं रिपल्सिव फोर्सेस पे। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी रिपल्सिव फोर्सेस को तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा अब नहीं होगी, वो कम हो जाएगी। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी और इस पॉइंट पे जब हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा, इन दोनों एटम्स के दरमियान जब हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा तो यहाँ कितनी मिकदार में एनर्जी रिलीज होगी, दैट विल बी 436 किलो जूल पर मोल। इसे हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड, वन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 436 किलो जूल पर मोल, और जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 75.4 पिकोमीटर। सो ये मेनली एनर्जेटिक्स है बॉन्ड फॉर्मेशन में। बॉन्ड फॉर्मेशन जब होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए जब बॉन्ड ब्रेक करना होता है तो एनर्जी हमें ब्रेक करने के लिए अप्लाई करनी पड़ती है, उतनी ही एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है जितनी के बॉन्ड फॉर्मेशन में ये रिलीज हुई थी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ।